हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम विक्टोरियन पीरियड को फर्दर कवर करेंगे। आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 9 वीडियो ऑन द विक्टोरियन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। सो ऑल ऑफ यू सिट अटेंटिवली एंड ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, पर उसको समझने की कोशिश करो। I will also provide you with an explanation to each and every question that I am going to discuss here. So without any delay, let's get started with our video. आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं दैट आर्नोल्ड रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बुक दी मोस्ट। तो हमें बताना है कि आर्नोल्ड कौन है इसके अंदर। मैथ्यू आर्नोल्ड की बात हो रही है, मैथ्यू आर्नोल्ड। और हमसे पूछ रहे हैं कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उनकी फेवरेट बुक, यानी कि उन्होंने कौन सी बुक को सबसे ज़्यादा पढ़ा था। दिस इज़ वॉट वी हैव टू टेल इन दिस क्वेश्चन। क्या वो रामायण उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, या उन महाभारत पढ़ी थी, या फिर अकबरनामा, और डेल्टा ऑप्शन इज़ भगवद गीता। सो वॉट डू यू ऑल थिंक इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ट्राई टू आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है भगवद गीता। तो आपको याद रखना है कि जो भगवद गीता है ना, इसी बुक ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा है मैथ्यू आर्नोल्ड को, और दिस इज़ द इंडियन बुक विच ही रेड द मोस्ट। लुकिंग एट दी अदर ऑप्शंस, इसमें पहला हमारा ऑप्शन है रामायण। रामायण किन्होंने लिखी है? रामायण इज़ रिटन बाय वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी ने हमारी रामायण लिखी है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ महाभारत। महाभारत किन्होंने लिखी है? वो लिखी है वेद व्यास जी ने, वेद व्यास। सो वेद व्यास इज़ द पर्सन जिन्होंने लिखी है हमारी महाभारत, और वाल्मीकि ने क्या लिखी है? रामायण लिखी है। और चार्ली ऑप्शन बोलता है ना अकबरनामा। अकबरनामा इज़ रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल जो पर्सन है, ही वॉज अ हिस्टोरियन, राइटर है, और इन्होंने लिखी अकबरनामा। अकबरनामा क्या है? ये है हमारी बायोग्राफी ऑफ अकबर। जो अकबर थे ना, मुगल रूलर थे, बहुत ग्रेट मुगल रूलर है। तो इनकी जो बायोग्राफी है इट इज़ रिटन बाय अबुल फजल, और उस बायोग्राफी का नाम है अकबरनामा। तो सारी चीज़ें याद रखनी है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दैट भगवद गीता इज़ द बुक विच इज़ रेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड द मोस्ट, एंड रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। महाभारत लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा, और अकबरनामा लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। तो कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आए, यू आर रेडी एंड यू आर फिट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नोल्ड टुक द स्टोरी फ्रॉम डैश फॉर हिज वर्क सोहराब एंड रुस्तम। तो हमने जो सोहराब एंड रुस्तम है ना, इस पोएम को पिछले वाले क्विज में भी हमने इसको डिस्कस किया था, द पोएम सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम जो पोएम है, दिस टेल्स दी स्टोरी ऑफ सोहराब हु इज़ द सन। मैंने बताया था कि एस से सोहराब है और एस से हमारा सन है, तो इट टेल्स दी स्टोरी ऑफ द सन। वर्सेस रुस्तम, वो कौन है? ही इज़ द फादर। और दोनों बचपन में बिछड़ जाते हैं, बाद में वो एक बैटल फील्ड में मिलते हैं। जो सन है वो ऑपोजिट साइड पे मिलता है, रुस्तम ऑपोजिट साइड में है। और जो बैटल फील्ड होती है, जो फादर है रुस्तम अननोइंगली किल्स हिज ओन सन। वो बिना जाने, उसे नहीं पता कि उसका बेटा कौन है, तो वो सोहराब को जब मार देता तो उसको पता चलता है अरे ये तो मेरा ही बेटा था। तो बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, ट्रेजिक पोएम है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उन्होंने जो सोहराब एंड रुस्तम पोएम है उसका जो स्टोरी लाइन है या जो प्लॉट है वो कहाँ से लिया है। इज़ इट टेकन फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स, या फिर वो पंचतंत्रा से है। चार्ली ऑप्शन से इज़ दैट इट इज़ फ्रॉम अरेबियन नाइट्स, एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ शाहनामा। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में तो हमने देख ही लिया था कि कहाँ से लिया है, कि इन्होंने दिया, सब कुछ देख लिया था। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शाहनामा। जो शाहनामा है ये है हमारी पर्शियन एपिक, पर्शियन एपिक। और यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए जो पोएम सोहराब एंड रुस्तम है ये लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। कैंटरबरी टेल्स का हमने देखा दैट ये तो हमारे चौसर की है, चौसर ने लिखा था कैंटरबरी टेल्स, लेकिन सोहराब एंड रुस्तम की स्टोरी यहाँ से नहीं ली गई है। नेक्स्ट है हमारा पंचतंत्रा। पंचतंत्रा की तो हमने स्टोरीज बचपन से सुनी है बहुत सारी। पंचतंत्रा का मतलब होता है एनिमल फेबल्स, एनिमल फेबल्स। फेबल्स मतलब होती है कि स्टोरीज, और वो स्टोरीज जिनके अंदर एनिमल्स आर यूज्ड एज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज एनिमल फेबल्स। यानी कि फेबल्स स्टोरीज हो गई, और जब एनिमल्स उसमें यूज़ करते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई एक एनिमल फेबल्स है। तो हमारी जितनी भी स्टोरीज हैं इन पंचतंत्रा, दे ऑल आर एनिमल फेबल्स।
और जो इनका राइटर है वो अननोन है, हमें नहीं पता उनके राइटर के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अरेबियन नाइट्स। अली बाबा और 40 चोर, ये सब तो स्टोरीज भी बहुत सारी सुनी है। एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ शाहनामा। तो इस वाले क्वेश्चन का हमने देख लिया कि हमारा शाहनामा इज़ द करेक्ट आंसर। तो दो चीज़ें याद रखना कि जो सोहराब एंड रुस्तम है ये एक पोयम है, लिखी किन्होंने है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। स्टोरी लाइन भी पता होनी चाहिए कि जो रुस्तम है वो पिताजी होते हैं, अननोइंगली ही किल्स हिज ओन सन, और सन का क्या नाम है, सोहराब। और इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है, शाहनामा, और वो क्या है, एक पर्शियन एपिक है। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड हैं, जितने भी चीज़ें बोली हैं, ईच एंड एवरी लाइन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा अटेंटिवली होकर के देखना, मुश्किल सा क्वेश्चन है और अजीब सा भी है थोड़ा सा। तो यहाँ पर पूछा कि हु रिगार्ड्स हेब्रिज्म एज द स्ट्रिक्टनेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हेलेनिज्म एज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। अगर ये दोनों टर्म्स आपको पता ही है कि किन्होंने दिया ये कॉन्सेप्ट, तो आंसर तो आप निकाल ही सकते हो। लेकिन जो मुश्किल बात है वो है इन लाइन को समझना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड लाइन्स हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो तो सीधा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड, क्योंकि पिछले वाले क्विज में मैंने बता ही दिया था कि हेब्रिज्म क्या होता है, हेलेनिज्म क्या होता है, और टर्म्स किन्होंने दी है, कौन से वर्क में दी है, एवरीथिंग वाज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मैथ्यू आर्नोल्ड इज़ द पर्सन हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। अब इसमें ध्यान रखना कि जो हेब्रिज्म जो टर्म है ना, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हेब्रू। हेब्रू क्या है, एक लैंग्वेज है विच इज़ स्पोकन बाय द ज्यूज़। ज्यूज़ जो कम्युनिटी है ना, ज्यूज़ जो लोग हैं वो हेब्रू लैंग्वेज बोलते हैं, और जो हेब्रिज्म वर्ड है वो वहीं से डिराइव होता है। अब जो ज्यूज़ हैं उनकी क्या खास बात है ना, कि वो मोरल एथिकल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइटियसनेस में बिलीव करते हैं, यानी कि आपको सही बोलना है, सच बोलना है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका विश्वास है हेब्रिज्म का। तो अब जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो वहीं से टर्म को कॉइन करते हैं और वहाँ से लेते हैं कि भाई हेब्रिज्म क्या है, इट इज़ दी स्ट्रिक्टनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि हाउ मच यू आर स्ट्रिक्ट विद योर कॉन्शियसनेस, कि कितना आप मोरल एथिकली राइट हो। ओके, दैट इज़ हेब्रिज्म। नेक्स्ट जो इसमें टर्म है ना, हेलेनिज्म है। हेलेनिज्म का मतलब होता है ग्रीक थॉट। ग्रीक थॉट, जब आप एजुकेशन पे फोकस करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज हेलेनिज्म। फोकस ऑन योर एजुकेशन, सोचना और सोचने की शक्ति को बढ़ावा देना, उस चीज़ को हम बोलेंगे हेलेनिज्म। और मैथ्यू आर्नोल्ड हेलेनिज्म को क्या बोलते हैं कि दैट इट इज़ एज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि फटाफट से आप विचारों को प्रोड्यूस कर रहे हो, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। और दोनों कॉन्सेप्ट्स किन्होंने दिए हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिए हैं। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन से वर्क से लिए गए हैं। कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की, इसमें सीरीज़ ऑफ एसेज है, तो उन्होंने कुछ बहुत सारे एसेज दिए थे। जब ये कलेक्ट कर दिए गए तो उनका पूरा हेडिंग दे दिया गया, दैट इज़ कल्चर एंड एनार्की। इसके अंदर है हमारे पास 6 चैप्टर्स एंड द हेडिंग ऑफ द 4th चैप्टर, जो 4th चैप्टर है उसकी जो हेडिंग है ना, हेडिंग ही है हमारी हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो कि कल्चर एंड एनार्की वर्क है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। चैप्टर 4 की हेडिंग क्या है, हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। दोनों कॉन्सेप्ट्स किन्होंने दिए, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिए हैं। बाकी ऑप्शंस एक बार देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप देखेंगे इनको, चलो बाकी क्वेश्चंस में। विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे हो गए पोएट, जो कि रोमांटिक एज से थे, और जब मैंने रोमांटिक एज पे प्लेलिस्ट बनाई है उसमें बड़े अच्छे से सारे क्वेश्चंस देखे हमने। एंड टी.एस. एलियट पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछना है कि दैट इन विच चैप्टर ऑफ कल्चर एंड एनार्की, वर्क का नाम आ गया कल्चर एंड एनार्की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी याद कर लिया तो उसको परमानेंटली याद रखना है, कल्चर एंड एनार्की। डज आर्नोल्ड मेंशंस द हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। सिंपल सा पूछ रहे हैं कि जो हेब्रिज्म और हेलेनिज्म जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से चैप्टर में दिए गए हैं इन द वर्क ऑफ कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की वर्क इन्होंने लिखा है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है, जैसा कि हमें अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया था। एंड नाउ यू हैव टू टेल कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ चैप्टर 4। तो ये तो भाई रट्टा मारने वाली चीज़ है। चैप्टर 4 में से लिया गया है हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म के कॉन्सेप्ट्स। और एक और बात याद रखना कि जो कल्चर एंड एनार्की है ना, इसमें है हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं, टोटल 6 चैप्टर्स। सबकी हेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको सबकी हेडिंग लिख लेना एक नोट पैड में, कहीं पर नोट कर लेना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो वो हेडिंग्स भी देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है। जो सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट है ना, जिनको आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और जो आपको याद रखना है, एक तो इसमें याद रखना कि जो स्वीटनेस एंड लाइट है, दिस इज़ दी हेडिंग ऑफ चैप्टर 1। जो इसका चैप्टर 1 है ना कल्चर एंड एनार्की का, उसकी हेडिंग है स्वीटनेस एंड लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी।
और ये एक और ये वाला याद रखना आप थोड़ा सा, दिस इज़ इन चैप्टर 3। तो जो चैप्टर 3 है वो बारबेरियनिज्म और फिलिस्टाइन टर्म्स पे ऊपर डिस्कस करता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है जो हमारी आज की वीडियो का, द नेम ऑफ आर्नोल्ड बेनेट्स ऑटोबायोग्राफी इज़ व्हाट। तो आर्नोल्ड बेनेट के बारे में बात करी जा रही है। आर्नोल्ड बेनेट जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है और हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें बताओ कि उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है जो कि आर्नोल्ड बेनेट ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि खुद की बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब खुद की इन्फॉर्मेशन देना बाय योर हैंड। तो जब भी अगर मुझे अपनी लिखना है, अपने बारे में लिखना है, तो मैं खुद लिख रही हूँ ना अपने बारे में, सो दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई दूसरा इंसान लिख रहा है तो हम उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटो हटा देंगे क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। अब इसमें क्या हमारा अल्फा ऑप्शन है, द ट्रूथ अबाउट एन ऑथर, मे बी हो सकता है। नेक्स्ट बीटा ऑप्शन है माई स्टोरी। माई स्टोरी अगर आपको याद हो, अगर आपने ढंग से इंडियन लिटरेचर पढ़ा है ना, तो आप बता सकते हो कि माई स्टोरी ना किन की ऑटोबायोग्राफी है। इट इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। जो कमला दास है ना वो एक इंडियन पोएट हैं और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी। And this is really very 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 important. Learn it, learn it, learn it. That my story is the autobiography of Kamala Das. Charlie option is what I think of me and delta option is my life's story. अब इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो है अल्फा ऑप्शन। तो याद रखना है कि जो हमारा द ट्रूथ अबाउट एन ऑथर है, द ट्रूथ अबाउट एन ऑथर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर्नोल्ड बेनेट। सो रिमेंबर दैट आर्नोल्ड बेनेट की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द ट्रूथ अबाउट एन ऑथर। अब जब आर्नोल्ड बेनेट पे क्वेश्चन आ ही गया है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ और भी बताऊं, आर्नोल्ड बेनेट का एक इम्पॉर्टेंट नोवेल है, उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ एना ऑफ 5 टाउन्स। तो एना की स्टोरी है ऑफ 5 टाउन्स। इस वर्क के अंदर 5 टाउन्स मैंशनड है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर हेडिंग में तो 5 टाउन्स है, लेकिन जब हम ओरिजिनल वर्क पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर है 6 टाउन्स मैंशनड है। तो एक बार पता है क्या क्वेश्चन आ गया था कि जो एना ऑफ 5 टाउन्स है उसके अंदर कितने टाउन्स है ओरिजिनली। तो आपको याद रखना है कि 5+1 है, 6 टाउन्स मैंशनड है, लेकिन जो हेडिंग है ना उसके अंदर एना ऑफ 5 टाउन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को एकदम से। और एक और है इनका इंपॉर्टेंट वर्क, दैट इज़ द ओल्ड वाइव्स टेल। The Old Wives' Tale. This is very very important. Again, The Old Wives' Tale and Anne of 5 Towns are 2 works which are written by Arnold Bennett. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दैट हु डिफाइन क्रिटिसिज्म टू बी दिस 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 दैट, यानी कि क्रिटिसिज्म की एक डेफिनेशन दी है और हमसे पूछा है कि ये वाली डेफिनेशन ऑन द टर्म क्रिटिसिज्म इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कौन सी डेफिनेशन है। क्रिटिसिज्म को क्या बोला है कि दैट इट इज़ वेरी सिंसियर, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, आर्डेंट एंड एवर वाइडनिंग इट्स नॉलेज। तो क्रिटिसिज्म की इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कौन बोल रहे हैं अबाउट द टर्म क्रिटिसिज्म, कि भाई जो हमारा क्रिटिसिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, फ्लेक्सिबल भी है यानी कि तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, आर्डेंट है, आर्डेंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंथुजियास्टिक, और बोलता है कि दैट इट इज़ एवर वाइडनिंग इट्स नॉलेज। नाउ आई विल टेल यू द नेम ऑफ द वर्क एंड देन यू ट्राई टू गेस कि हमारा आंसर क्या है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द फंक्शन ऑफ criticism at present times। तो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम्स इस वाले वर्क में से लिया गया है ये लाइंस, और आपको बताना है कि जो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है ये किन्होंने लिखा है। बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है मैंने क्वेश्चन अब आपके लिए। सब लोग सही सोच रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम्स, एसेज हैं और उसमें से ये लाइन दी गई है। और जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो क्रिटिसिज्म को बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिंसियर, फ्लेक्सिबल है, आर्डेंट है एंड एवर वाइडनिंग इट्स नॉलेज है। लुकिंग एट दी अदर ऑप्शंस, टी.एस. एलियट भी एक क्रिटिक है, देखेंगे उनको भी। F.R. ल्यूइस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड I.A. रिचर्ड्स इज़ नोन फॉर हिज वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। P.C. दैट इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तीनों को हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे बड़े अच्छे से। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दैट। हाउ मेनी लिरिक्स आर देयर इन मेमोरियम। तो सबसे पहले बताओ कि इन मेमोरियम जो पोएम है वो लिखी किन्होंने है। इन मेमोरियम इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑल्ट वाला जो की है उसको मत समझ लेना, दिस इज़ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन है? विक्टोरियन पोएट है, बहुत इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोएट है।
और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी इन मेमोरियम, और किन की मेमोरी में लिख रहे हैं, ही इज़ राइटिंग दिस पोएम इन द मेमोरी ऑफ AHH है हमारे अर्थर हेनरी हलाम, और ये इनके बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद इनकी याद में ये एलिजी लिखेंगे, और उस एलिजी का नाम होगा हमारा इन मेमोरियम। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इन मेमोरियम के अंदर कितने लिरिक्स हैं, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टेल। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 131। अगर ऑप्शन में आपको मिले 133 देन गो विद द ऑप्शन 133, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस बुक व्हाट दे हैव मार्क्ड द आंसर दैट इज़ 131। इस पोएम में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इसमें सबसे पहले कि 133 कैंटोस है। कैंटोस मतलब होता है सेक्शंस में डिवाइडेड है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, वो 133 में डिवाइडेड है। अगर उसको लिरिक्स पूछे तब भी 133, कैंटोस पूछे तब भी 133, और अगर सेक्शंस पूछ रहा है तब भी 133 मार्क कर देना। दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है कि इसके अंदर है हमारी 2916 लाइन्स। अब जब इतना पूछ ही रहे हैं ना इन मेमोरियम के बारे में, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को एक नॉच हायर लर्न करो चीज़ों को। तो 2916 लाइन्स है इसके अंदर टोटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जैसे कि सपोज़ फर्स्ट कैंटोस है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि इसमें उन्होंने पहले प्रोलोग लिखा है, प्रोलोग यानी कि स्टार्टिंग पार्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने लिखी है पोएम जो कि मेन मटेरियल हो गया, एंड देन ही हैज़ रिटन एन एपिलॉग फॉर दैट, यानी कि एंडिंग लाइन्स जो भी हो गई दैट इज़ एपिलॉग। तो ये चीज़ उन्होंने ये वाला फॉर्मेट सिर्फ फर्स्ट कैंटोस के लिए नहीं फॉलो किया, ही हैज़ फॉलोड दिस फॉर ऑल द 133 सेक्शंस दैट ही हैज़ रिटन। तो यानी कि सारे के सारे कैसे लिखे गए हैं कि प्रोलॉग है, फिर पोएम है, फिर एपिलॉग है, फिर प्रोलॉग है, फिर पोएम है, फिर एपिलॉग है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए उन्होंने लिखे हैं पूरे 133 कैंटोस एंड 2916 लाइन्स। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, हु सेज दैट मैन मस्ट बिगिन वेयर द नेचर एंड्स। तो ये लाइन्स है दैट मैन मस्ट बिगिन वेयर द नेचर एंड्स, एंड वी हैव टू टेल दैट दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर एस टी कॉलरिज, और इज इट जॉन कीट्स। The correct answer of this question is Matthew Arnold. So Matthew Arnold is the person who has written these lines in a poem which is titled as In Harmony with Nature. यानी कि नेचर के साथ आप हारमनी मेंटेन करके रहो। तो ये लाइन्स बोल रहे हैं हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड, दैट मैन मस्ट बिगिन वेयर द नेचर एंड्स। इसमें से एक और लाइन दी गई है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, दैट इज नेचर फॉरगिव्स। अच्छी राइटिंग में लिखती हूँ, 1 मिनट। ये लिख दी है मैंने यहाँ पर लाइन्स, दैट नेचर फॉरगिव्स नो डेट एंड फियर्स नो ग्रेव। मतलब जो नेचर है ना, वो कोई भी आप उनसे कर्जा लो नेचर से, वो नहीं माफ़ करने वाला है आपके कर्जे को, एंड फियर्स नो ग्रेव। और जो नेचर है उसको कभी भी मृत्यु का भी डर नहीं होता है। सो दिस इज़ व्हाट नेचर इज़। तो मतलब कि कितने बढ़िया तरीके से मैथ्यू अर्नोल्ड ने प्रेजेंट करा है, और हम सभी भी यही सोचते हैं दैट नेचर फॉरगिव्स नो डेट। और इस बात को ना हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए, एंड वी मस्ट चैनलाइज आर एक्शंस। जो भी हम चीज़ें करते हैं ना हमें पता होना चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ दी थिंग्स दैट वी आर डूइंग। जैसे कि भाई प्लास्टिक का सामान खरीदते रहते हैं इधर उधर हम जा करके, या फिर गंद फैलाते रहते हैं, पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। अब इतनी सारी डैमेजिंग चीज़ें आ रही हैं, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नेचर है ना वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जो भी हम चीज़ें उससे ले रहे हैं ना कभी नहीं माफ़ करने वाला है। एंड फियर्स नो ग्रेव, और नेचर को डर नहीं लगता है, भाई हमें डर लगता है जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। तो ह्यूमन्स आर द वन हु आर ऑलवेज स्कैर्ड, नॉट दी नेचर। इफ़ यू गेट टाइम देन डू रीड दिस पोएम इन हारमनी विद नेचर। बहुत छोटी सी पोएम है और बहुत ही बढ़िया पोएम है। बैक टू द क्वेश्चन, तो याद रखना कि दैट मैन मस्ट बिगिन वेयर नेचर एंड्स, दीज आर द लाइन्स बाय मैथ्यू अर्नोल्ड फ्रॉम द पोएम इन हारमनी विद नेचर। एंड यू मस्ट ऑल्सो मेंटेन हारमनी विद नेचर, क्योंकि नेचर आपके भी डेट्स को माफ़ नहीं करने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। हु फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। तो ये लाइन्स हैं दैट बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, वन डेड एंड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, एंड दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए दैट मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोली है। टी.एस. एलियट को हम देखेंगे, थॉमस कार्ल एक एसेइस्ट हैं जो विक्टोरियन एज से हैं, एंड W.H. जॉर्डन को भी हम देखेंगे, ही इज़ द ग्रेट पोएट। बैक टू द क्वेश्चन, सो मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं इन्होंने लाइन्स लिखी हैं फ्रॉम द पोएम स्टैंजाज फ्रॉम द ग्रैंड चेस्टरीज।
सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम, तो आप रीड नहीं कर सकते हो, ना आपको इसका नाम पता होना चाहिए। बस ये वाली जो लाइन्स है ना, ये कोट के तौर पे है, तो इस वाली लाइन को याद कर लेना कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या बोला है कि बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, दो दुनिया की बात करते हैं, दो वर्ल्ड्स की बात करते हैं, और जिसमें से एक क्या है, वन इज़ डेड एंड द अदर इज़ वॉट, द अदर इज़ पावरलेस टू बी बॉर्न। ओके, so these are the lines said by Matthew Arnold. Coming on to the last question of today's video, that who originated the term grand style. तो ग्रैंड स्टाइल एक टर्म है और हमें बताना है कि ये जो ग्रैंड स्टाइल टर्म है ना, ये किन्होंने ओरिजिनेट करी है। क्या ये जॉन मिल्टन ने करी है? जॉन मिल्टन इज़ फेमसली नोन फॉर पैराडाइज लॉस्ट। क्या फिर ये अलेक्जेंडर पॉप ने करी है, या फिर टी.एस. एलियट? एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ मैथ्यू अर्नोल्ड। What is the correct answer? This is the term which is coined by Matthew Arnold. So Matthew Arnold is the correct answer, और इन्होंने coin करी है term grand style, and this is also known as high style. तो इसको हाई स्टाइल भी बोल देते हैं और ग्रैंड स्टाइल भी बोल देते हैं। याद रखना कि ग्रैंड स्टाइल टर्म किन्होंने कॉइन करी है, मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने कॉइन करी है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दैट राइटिंग इन अ लॉफ्टी स्टाइल। लॉफ्टी लैंग्वेज क्या होती है कि बढ़ा चढ़ा करके ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में लिखना, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉफ्टी स्टाइल। इसको हम रिटोरिक भी बोल देते हैं, रिटोरिक, RHETORIC। रिटोरिक लैंग्वेज क्या होती है कि जब आप बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लिखते हो ना, प्रेजेंट करते हो बहुत ही ऑर्नामेंटेड या लॉफ्टी वे ऑफ राइटिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज रिटोरिक, शो ऑफ के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रैंड स्टाइल एंड ऑल्सो नोन एज हाई स्टाइल, विच इज़ अ टर्म विच इज़ कॉइन्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। आई होप ऑल दीज 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। और जाने से पहले आखिरी बात, ये वाला कोट पढ़ना है आप सभी को मेरे साथ, दैट यू कैन हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ अंटिल यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, देन यू ओनली हैव वन प्रॉब्लम। तो यानी कि दैट यू हैव टू स्टे फिट, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, एंड दिस शुड ऑलवेज 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 बी योर प्रायोरिटी। क्योंकि जैसे ही हेल्थ प्रॉब्लम आती है ना, तो सिर्फ हमारे पास एक ही परेशानी बच जाती है, और बाकी जितनी भी हज़ारों समस्याएं होती है, वी फॉरगेट ऑल ऑफ देम। तो इससे क्या समझ में आता है कि बीइंग फिट, बीइंग हेल्दी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डेली एक्सरसाइज करनी है, योगा करो, मेडिटेशन करो, वट एवर यू लाइक, डू दैट। और सबको खाना है घर का खाना, बाहर का खाना खाने का नहीं चलेगा कोई बहाना, क्योंकि बाहर का जो पैकेज्ड फूड है वो बहुत 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 अनहेल्दी है। सो कुक योर ओन फूड, घर का खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाना है, दैट इज़ ऑल्सो यमी डिलीशियस। ऐसा नहीं है कि सारा टेस्ट सिर्फ चिप्स और कुरकुरे में ही होता है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी ह्यूमन, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। सबकी मदद करो जिनकी भी मदद कर सकते हो। दैट इज़ ऑल व्हाट makes you a human. I'll see you in the next video. Goodbye to all.